हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैवर्न ऑफ टेक्स्ट में। और आज हम जानने वाले हैं वदरिंग हाइट्स की कहानी, जो कि एक नॉवल है जिसे एमिली ब्रॉन्ट ने पब्लिश किया था 1847 में। इस नॉवल से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वीडियो के लास्ट में बताए जाएंगे, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। बट उससे पहले जानते हैं वदरिंग हाइट्स की कहानी। सो पेन एंड पेपर लेके हो जाइए तैयार, शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है मिस्टर लॉकवुड से, जो कि एक अमीर आदमी है और उन्होंने थ्रश क्रॉस ग्रैंज एक घर रेंट पे लिया है, जो कि इंग्लैंड के नॉर्थ में है। बट वहां पर पहुंचते ही कुछ टाइम के बाद वो अपने लैंडलॉर्ड मिस्टर हीथक्लिफ से मिलने जाते हैं, जो कि वदरिंग हाइट्स में रहते हैं, जो कि एक फार्म हाउस है अकेली जगह पर। वहां जब मिस्टर लॉकवुड मिस्टर हीथक्लिफ से मिलते हैं तो उन्हें मिस्टर हीथक्लिफ बड़े अनोखे से इंसान लगते हैं, अजीब, जो कि दिखने में तो एक नॉर्मल जेंटलमैन ही है, बट उनके बात करने का तरीका या उनका बाकी का भी जो बिहेवियर होता है थोड़ा अजीब सा लगता है मिस्टर लॉकवुड को। और जो उस घर में बाकी लोग होते हैं वो भी मिस्टर लॉकवुड को बड़े अजीब से लगते हैं। अब क्योंकि वहां पर रात हो गई थी तो मिस्टर लॉकवुड को एक रात वहां पर बितानी पड़ती है। वहां उनको एक चैम्बर भी दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं, जो कि कैथरीन की होती हैं। तो वो उन सब बुक्स को पढ़ते हैं। वहां पर कुछ पेंटिंग्स भी होती हैं जिनको वो देखते हैं और फिर सो जाते हैं। रात में उनको एक सपना आता है जहां उनको एक औरत का भूत दिखाई देता है, जो खिड़कियां दरवाजे ठकठका रहा है अंदर आने के लिए, और वो हड़बड़ाहट में उठ जाते हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है तो वो वहां से चले जाते हैं वापस अपने घर, जो कि उन्होंने रेंट पे लिया होता है थ्रश क्रॉस ग्रैंज। और वहां की जो हाउसकीपर होती है एलन नेली डीन, उससे पूछते हैं कि मुझे वदरिंग हाइट्स के बारे में बताओ, वहां की कहानी जाननी है मुझे। तो नेली मिस्टर लॉकवुड को कहानी सुनाना शुरू करती है। तकरीबन 30 साल पहले की बात है, जब वो एक जवान लड़की थी और वदरिंग हाइट्स में एक सर्वेंट थी, जिसके ओनर मिस्टर अर्नशॉ थे। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का हिंडले तकरीबन 14 साल का और उसकी यंग सिस्टर कैथरीन तकरीबन 6 साल की। अब एक दिन मिस्टर अर्नशॉ को लिवरपूल जाना पड़ता है किसी काम से, और वहां से आते वक्त वो एक अनाथ लड़के को अपने साथ ले आते हैं उनके साथ रहने के लिए। अब जो अनाथ लड़का था वो हिंडले को बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट कैथरीन को धीरे धीरे वो अनाथ लड़का पसंद आने लगता है और वो दोनों ज्यादातर टाइम एक साथ बिताना शुरू कर देते हैं, जैसे कि साथ खेलना, वक्त बिताना एंड ऑल। अब मिस्टर अर्नशॉ को उस अनाथ लड़के, जिसका नाम हीथक्लिफ था, वही हीथक्लिफ जो आगे जाके वदरिंग हाइट्स का मालिक बनता है, वो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने लग गए थे अपने रियल बेटे हिंडले के बजाय, जिसकी वजह से हिंडले बहुत गुस्सा हो जाता है और वो हीथक्लिफ के साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगता है, उसे मारता पीटता है। तो ये चीज देख के मिस्टर अर्नशॉ हिंडले को बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए एक कॉलेज में, बट हीथक्लिफ को अपने पास ही रखते हैं। अब तकरीबन 3 साल बाद मिस्टर अर्नशॉ की डेथ हो जाती है, तो हिंडले वापस आता है और वदरिंग हाइट्स का मालिक बन जाता है। हिंडले ने शादी कर ली होती है फ्रांसिस नाम की लड़की से, और वापस आते ही वो हीथक्लिफ से रिवेंज लेने लगता है। अब जब तक हिंडले उस घर में नहीं था तो मिस्टर अर्नशॉ ने हीथक्लिफ को बहुत अच्छे से रखा था, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। बट अब हिंडले आते ही हीथक्लिफ को एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करने लग जाता है, मजदूरों की तरह उससे काम करवाता है खेतों में। पर वहीं हीथक्लिफ और कैथरीन की नजदीकियां बढ़ती रहती हैं और एक दिन वो सोचते हैं कि वो थ्रश क्रॉस ग्रैंज जाएंगे, क्योंकि वहां पर एडगर और इजाबेला लिंटन रहते थे उनको परेशान करने के लिए। पर वहां जाते ही कैथरीन को एक कुत्ता काट लेता है, जिसकी वजह से कैथरीन को वही थ्रश क्रॉस ग्रैंज में रहना पड़ता है 5 हफ्तों के लिए, जिस दौरान मिसिस लिंटन कैथरीन की बहुत अच्छे से टेक केयर करती हैं। और वहीं कैथरीन की नजदीकियां एडगर से बढ़ने लगती हैं, जिसकी वजह से उसका और हीथक्लिफ का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर 5 हफ्ते बाद कैथरीन वदरिंग हाइट्स वापस आ जाती है। कैथरीन के वापस आने के कुछ दिन बाद लिंटन्स वदरिंग हाइट्स विजिट करते हैं कैथरीन का हालचाल पूछने के लिए। तो कैथरीन बहुत अच्छे से तैयार होती है उनको इम्प्रेस करने के लिए, खास करके एडगर को। पर मिसेस लिंटन ने एक शर्त रखी होती है कि जब वो वहां पर होंगे तो हीथक्लिफ वहां नहीं होना चाहिए। तो हिंडले हीथक्लिफ को एटिक में बंद कर देने का ऑर्डर देता है, और उसी समय एडगर हीथक्लिफ के हुलिये का मजाक भी उड़ाता है। अब कैथरीन को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हिंडले ने हीथक्लिफ को एटिक में बंद करवा दिया एंड ऑल, पर वो उस समय कुछ कर भी नहीं पाती। फिर अब सब चले जाते हैं तो कैथरीन रात को हीथक्लिफ से मिलने जाती है एटिक में, उसे कंफर्ट करने के लिए। बट वहीं पर हीथक्लिफ भी इस बात से खुश नहीं होता है और कसम खाता है कि वो हिंडले से बदला लेगा। अब लगभग 1 साल बाद फ्रांसिस, जो हिंडले की पत्नी थी, वो एक बच्चे को जन्म देती है, हार्टॉन को, और बाद में खराब तबीयत के चलते फ्रांसिस मर जाती है, जिसकी वजह से हिंडले बहुत दुखी हो जाता है और अपनी पूरी जिंदगी नशे में झोंक देता है, बहुत ज्यादा
ज्यादा शराब पीने लग जाता है और अपना सारा गुस्सा हीथक्लिफ पे निकालने लग जाता है। 2 साल बाद कैथरीन एडगर की क्लोज फ्रेंड बन जाती है और हीथक्लिफ से दूरियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। एक दिन जब हिंडले घर पे नहीं होता तो एडगर कैथरीन से मिलने आता है। वहां पर कैथरीन और एलन की थोड़ी बहस भी हो जाती है, जिसमें एडगर भी इंक्लूड हो जाता है। तो एडगर वहां से जाने लगता है, पर कैथरीन उसे रोक लेती है और वो एलन से कहती है कि वो दोनों लवर्स हैं। फिर बाद में कैथरीन एलन को समझाती है कि एडगर ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है, पर वो एडगर से ज्यादा हीथक्लिफ को प्यार करती है। पर वो हीथक्लिफ से शादी नहीं कर सकती क्योंकि उसका स्टेटस और एजुकेशन नहीं है। इसीलिए वो एडगर से शादी करने की सोचती है, ताकि जब वो एक पोजीशन पे आ जाएगी तो हीथक्लिफ की जिंदगी भी सुधार देगी। पर हीथक्लिफ चुपके से सिर्फ शुरुआती बात सुनता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वदरिंग हाइट्स छोड़कर भाग जाता है। 3 सालों तक कुछ पता नहीं लगता वो गया कहाँ है। और इसी बीच एडगर और कैथरीन की शादी हो जाती है। अब उनकी शादी के ठीक 6 महीने बाद हीथक्लिफ वापस लौटता है, पर अब वो पुराना वाला हीथक्लिफ नहीं है। अब वो एक जेंटलमैन और बहुत अमीर आदमी बन चुका है। कैथरीन बहुत ज्यादा खुश होती है हीथक्लिफ को देख के, पर एडगर को उससे फर्क नहीं पड़ता। अब इजाबेला, जो एडगर की बहन थी, वो भी 18 साल की हो गई थी और वो हीथक्लिफ से प्यार करने लग जाती है जब उसे पता लगता है कि हीथक्लिफ एक रोमांटिक इंसान है। अब हीथक्लिफ को इजाबेला पसंद नहीं है, पर एडगर से बदला लेने के लिए वो इजाबेला से प्यार का नाटक करता है। हीथक्लिफ अभी भी वदरिंग हाइट्स में ही रह रहा है, जहाँ पर वो हिंडले को गैम्बलिंग की आदत लगवा देता है और उसके साथ गैम्बलिंग भी करता है और उसके बेटे को भी बहुत बैड हैबिट्स सिखाता है। हिंडले अब धीरे धीरे अपनी सारी जायदाद खोने लगता है गैम्बलिंग की वजह से और वो हीथक्लिफ के कर्जे में डूब जाता है। अब हीथक्लिफ इजाबेला से शादी कर लेता है, जिसकी वजह से एडगर, इजाबेला का भाई, अपनी बहन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देता है और हीथक्लिफ इजाबेला को लेकर वदरिंग हाइट्स आ जाता है। पर जब हीथक्लिफ को पता लगता है कि कैथरीन बहुत ज्यादा बीमार हो गई है, तो एलन की हेल्प से वो चुपके से कैथरीन से मिलने का प्लान बनाता है। पर वहीं पर कैथरीन एक लड़की को जन्म देती है जिसका नाम कैथी होता है और जन्म देने के तकरीबन 2 घंटे बाद ही कैथरीन भी मर जाती है। अब कैथरीन के फ्यूनरल के बाद इजाबेला भी हीथक्लिफ को छोड़कर चली जाती है, क्योंकि उसे पता लग गया होता है कि हीथक्लिफ उससे प्यार नहीं करता बल्कि एडगर से रिवेंज लेने के लिए उसका यूज कर रहा है। तो वो साउथ ऑफ इंग्लैंड चली जाती है, जहाँ पर वो लिंटन को जन्म देती है, जो कि हीथक्लिफ का बेटा होता है। हिंडले भी कुछ महीनों बाद मर जाता है कैथरीन के मरने के बाद, और हीथक्लिफ अब वदरिंग हाइट्स का मालिक बन गया है और हार्टॉन, जो कि हिंडले का बेटा था, उसका गार्डियन बन जाता है। 12 साल बाद कैथी, एडगर और कैथरीन की लड़की बड़ी हो गई है और बहुत सुंदर दिखती है, पर वो कभी थ्रस्क्रॉस ग्रेंज को छोड़कर बाहर नहीं गई। वहीं जब एडगर को पता लगता है कि इजाबेला भी मरने वाली है, तो वो चला जाता है इजाबेला के बेटे लिंटन को लेने के लिए, ये सोचकर कि वो उसे अडॉप्ट करेगा। अब जब एडगर गया होता है तो कैथी हार्टॉन से मिलती है, जिससे कि उसे वदरिंग हाइट्स के बारे में पता लगता है। नाउ एडगर अब वापस आता है लिंटन के साथ, जो कि बहुत ही कमजोर और बीमार लड़का होता है। तो हीथक्लिफ इंसिस्ट करता है एडगर से कि वो उसके बेटे को उसे सौंप दे। अब 3 साल बाद एलन और कैथी हीथक्लिफ से मिलते हैं, जो कि उन्हें वदरिंग हाइट्स ले जाता है, जहां पर कैथी लिंटन और हार्टॉन से मिलती है। हीथक्लिफ का ये प्लान होता है कि लिंटन और कैथी की शादी हो जाए, ताकि वो थ्रस्क्रॉस ग्रेंज का भी मालिक बन जाए और कैथी और लिंटन की फ्रेंडशिप भी शुरू हो जाती है। उसके अगले साल एडगर भी बहुत बीमार हो जाता है। एलन और कैथी वदरिंग हाइट्स विजिट करते हैं, पर हीथक्लिफ उन दोनों को वहां से जाने नहीं देता, बल्कि जबरदस्ती कैथी की शादी अपने बेटे लिंटन से करवा देता है। 5 दिन बाद एलन को जाने दिया जाता है और कैथी लिंटन की मदद से भाग जाती है, ताकि वो अपने पिता एडगर को उनके आखिरी दिनों में देख सके। अब जब एडगर मर जाता है तो हीथक्लिफ वदरिंग हाइट्स और थ्रस्क्रॉस ग्रेंज दोनों का मालिक बन जाता है और कैथी के पास कोई और चॉइस नहीं रहती, तो वो हीथक्लिफ के साथ चली जाती है वदरिंग हाइट्स। और कुछ टाइम बाद लिंटन भी मर जाता है, क्योंकि वो हमेशा से ही इलनेस का शिकार रहता है। और हार्टॉन काफी कोशिश करता है कैथी के साथ दोस्ती करने की, पर कैथी अपने में ही बहुत दुखी सी रहती है। और यही पॉइंट होता है जब लॉकवुड वदरिंग हाइट्स आया होता है हीथक्लिफ से मिलने के लिए। अब कहानी दोबारा प्रेजेंट में पहुंच जाती है, जहां एलन लॉकवुड को कहानी सुना रही है। लॉकवुड कहानी सुनने के बाद डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे काफी रह लिया, अब वो दोबारा वापस चला जाएगा, पर इससे पहले वो एक बार वदरिंग हाइट्स जाकर हीथक्लिफ से मिलेगा। अब जब लॉकवुड चला जाता है तो वो 8 महीने के बाद दोबारा वापस आ जाता है वहां रहने के लिए, क्योंकि जितने महीने के पैसे उसने दिए होते हैं वो महीने अभी पूरे नहीं हुए थे।
और वहां आके उसे पता लगता है कि एलन भी वदरिंग हाइट्स चली गई है। और जब वो एलन से मिलने जाता है तो उसे पता लगता है कि हर्टन और कैथी में अब दोस्ती हो गई है। और हीथक्लिफ वैसे ही अजीब बिहेव करता रहता है और उसे अपने सपने में कैथरीन के विजन भी दिखाई देते हैं। और 4 दिन तक कुछ ना खाने की वजह से एक दिन कमरे में हीथक्लिफ मरा मिलता है। फिर इसके बाद हीथक्लिफ को कैथरीन के साथ दफना दिया जाता है और लॉकवुड दोबारा से वापस जाने की सोचता है, पर इससे पहले उसे पता लगता है कि हर्टन और कैथी अगले साल की शुरुआत में एक दूसरे से शादी कर लेंगे। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अब इस कहानी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वदरिंग हाइट्स 1847 में ये पब्लिश हुई, रिटन बाय एमिली ब्रॉन्ट, बट इन्होंने अपने ओरिजिनल नाम से पब्लिश नहीं किया था बल्कि अपने पेन नेम से पब्लिश किया था, जो कि था एलिस बेल। जो इस नॉवल के पब्लिशर थे वो थे थॉमस सी न्यूबी। पॉइंट ऑफ व्यू, ज्यादातर इस कहानी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो नेली डीन जो सर्वेंट होती है उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उन्हीं के पर्सपेक्टिव से है। अब इसकी जो सेटिंग है वो यॉर्कशायर मूर्स में है, वदरिंग हाइट्स एंड थ्रशक्रॉस ग्रेंज, और कहानी लगभग 1801 के समय की है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक नॉवल है। साइक्लिक मतलब जहाँ से कहानी शुरू होती है वहीं पे घूम फिर के पहुंच जाती है। ऊपर से ये फ्रेम नैरेटिव है। फ्रेम नैरेटिव क्या होता है कि कहानी के अंदर कहानी, कि एक कहानी लॉकवुड की चल रही होती है और उसके अंदर दूसरी कहानी चल रही होती है हीथक्लिफ की। तो कहानी के अंदर कहानी, उसे फ्रेम नैरेटिव कहते हैं। और फ्रेम नैरेटिव को ही चाइनीज बॉक्स स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसका मतलब ही फ्रेम नैरेटिव ही होता है। नाउ Wuthering Heights is a more difficult book to understand than Jane Eyre because Emily was a greater poet than Charlotte. She looked upon a world cleft into gigantic disorder and felt within her the power to unite it in a book. ये जो बात है वर्जीनिया वुल्फ ने इस नॉवल के बारे में कही थी। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस नॉवल से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अभी थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ।